हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं SST की NCERT। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 का ही है, वो है क्रांति की शुरुआत। मतलब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी वो हम आज देखेंगे इस वाले चैप्टर में। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्सराय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। मतलब मीटिंग हुई तो जो भी उसका भवन था जहाँ भी बैठक होनी थी उसे सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। वर्जित मतलब उन्हें अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो सभा में जा सकें या फिर अपनी कोई भी राय दे सकें। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की सूची बनाई गई। वो सिर्फ पत्र भेज सकते थे, तो उनके कम से कम 40,000 पत्र थे जिससे शिकायतें और मांगों की सूची बनाई गई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। और जिसे जो प्रतिनिधि थे ना, जो भी उसमें शामिल हुए थे, वो लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, मतलब कि उसे माननी ही पड़ेगी। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। तो ये बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, रूसो ने लिखी थी, और बुक का नाम क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरी एस्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए कि ऐसे नहीं हो सकता, सबका वोट बराबर हो। उसने मना कर दिया। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबेओ और आबे सिए ने किया। ये उनके प्रमुख नेता थे, मिराबेओ और आबे। मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्सराय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरे एस्टेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। मतलब आंदोलन चल रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का
फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने, जो गुस्से में भीड़ थी, उसने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोल दिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने बाड़े पर ठहरे लुटेरों के गिरोह बुला लिए जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, जो मतलब धर्म पर लगता था, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के जो भी टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें समझ में नहीं है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट